हेलो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है मनी सप्लाई, मुद्रा आपूर्ति। इकोनॉमिक्स का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। हर एग्जाम में इससे एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो दोस्तों इस टॉपिक का पहला पॉइंट जो है हमारा है वो क्या है, वो है मनी, पैसा। मनी क्या है दोस्तों? हमारे पास जो कैश है, आपके माइंड में वही रहता है कि यह क्या है, मनी है। या तो नोट है, या क्या है, या तो नोट या क्वाइन, यही रहता है ना हमारे पास कैश के रूप में। या तो नोट रहेगा या क्वाइन रहेगा। दोस्तों ये मनी नहीं है, ये करेंसी है। इसे क्या बोलते हैं? करेंसी बोलते हैं। तो फिर दोस्तों आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि मनी क्या है। तो दोस्तों मनी सप्लाई के अंदर हम सात सात तरह के वस्तुओं को रखते हैं जिसे हम मनी के रूप में काउंट करते हैं। यानी यही सात विभिन्न प्रकार की जो वस्तुएं हैं, इन्हें मनी सप्लाई के रूप में हर जगह इस्तेमाल होता है। तो देखिए दोस्तों, मनी सप्लाई में मुद्रा आपूर्ति में सात तरीके के मनी को रखा गया है। कितने तरीके के मनी को रखा गया है? सात तरीके के। पहला मनी है हमारा जनता के पास मनी। जनता के पास जो मनी रहता है वो पहला होगा। दूसरा होता है दोस्तों हमारा पैसा जो बैंक में जमा होता है। उसके बाद जो हम बैंक में दोस्तों फिक्स डिपॉजिट करते हैं, तीसरा हो गया। चौथा हो गया दोस्तों, हम पोस्ट ऑफिस में पैसा जमा करते हैं, ठीक है, चालू खाता। एक होता है पोस्ट ऑफिस में हम रेकरिंग खोलाते हैं, ये पांचवा हो गया दोस्तों। उसके बाद छठा जो होता है दोस्तों, बैंक जो है अपना पैसा आरबीआई में जमा रखते हैं, वो भी क्या है, मनी है। उसके बाद अदर डिपॉजिट आरबीआई में जैसे सोना का भंडार रहता है, वो सभी क्या है, वो सभी भी मनी है। उसे भी हम मनी सप्लाई में काउंट करेंगे। तो दोस्तों टोटल कितने टाइप्स हो गए मनी सप्लाई के? सात। कौन कौन? अभी मैंने आपको बताया दोस्तों, ये देखिए। पहला है करेंसी विथ पब्लिक। जनता के पास जो करेंसी है, यानी आपके पास घरों में जो पैसा रहता है, उसे हम क्या कहेंगे? फर्स्ट। फर्स्ट में उसे हम काउंट करेंगे। दूसरा होता है डिमांड डिपॉजिट इन बैंक। बैंक में मांग जमा। डिमांड डिपॉजिट क्या होता है दोस्तों? हम तुरंत डिमांड किए, हमें वो पैसा मिल गया। यानी बैंक में चालू खाता, और एक बैंक में दोस्तों आप जाते होंगे तो आपको एक सेविंग अकाउंट होता होगा और एक होता होगा करेंट अकाउंट। इन दोनों अकाउंट में जो पैसा रहता है उसे हम जब चाहे निकाल सकते हैं। उसी को बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट इन बैंक, बैंक में मांग जमा, ठीक है। टाइम डिपॉजिट इन बैंक, इसका मतलब क्या हुआ? बैंक में जो हम एफडी करते हैं, बैंक में जो हम एफडी करते हैं या रेकरिंग करते हैं, वो हम एक फिक्स्ड समय अंतराल के बाद ही निकाल सकते हैं, तो उसे हम कहेंगे टाइम डिपॉजिट इन बैंक। ये तीसरे टाइप हो गया मनी का। चौथा होता है सेविंग डिपॉजिट इन पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस में जो सेविंग डिपॉजिट होता है, डाकघर में बचत जमा। टाइम डिपॉजिट इन पोस्ट ऑफिस, उसी तरह बैंक की तरह ही पोस्ट ऑफिस में भी हम खाता खोलाते हैं, रेकरिंग खोलाते हैं, तो वो दोनों हो गया। पांचवा होता है दोस्तों टाइम डिपॉजिट इन पोस्ट ऑफिस, बैंक डिपॉजिट इन आरबीआई। छठा होता है बैंक डिपॉजिट इन आरबीआई, ठीक है। उसके बाद होता है अदर डिपॉजिट इन आरबीआई। आरबीआई में अन्य जमा जो है, ठीक है, बैंक का जो पैसा होता है आरबीआई में वो जमा होता है, ठीक है। तो ये दोस्तों सात जो हो गए, यही होते हैं मनी सप्लाई। इन्हीं सातों में से हम कहीं ना कहीं मनी सप्लाई में इसी का यूज करते हैं, ठीक है। ठीक है। डिमांड डिपॉजिट का मतलब हो गया दोस्तों सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट में जो पैसा होता है, और टाइम डिपॉजिट का मतलब हो गया फिक्स डिपॉजिट या रिकरिंग डिपॉजिट हम लोग करते हैं, ठीक है। दोस्तों मनी सप्लाई को मेजरमेंट के लिए, यानी मनी सप्लाई को हम चार भाग में बांटते हैं, पांच भाग में। M0, M1, M2, M3 और M4। ये होता है लेवल ऑफ मनी सप्लाई। मुद्रा आपूर्ति के ये माप होते हैं कि मुद्रा आपूर्ति को हम कैसे मेजरमेंट करेंगे। तो दोस्तों M0 में इन सातों में से क्या होगा, M1 में इन सातों में से किसे लेंगे, M2 में इन सातों में से किसे शामिल किया जाएगा, M3 में इन सातों में से किसे शामिल किया गया, और M4 में इन सातों में से किसे शामिल किया गया। इन सभी चीजों की चर्चा अभी हम करेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम बात करते हैं दोस्तों M1, M0 की बात करते हैं। तो M0 में दोस्तों तीन, सात में से तीन को शामिल किया गया। कौन कौन? अभी मैं आपको बताता हूं। पहला होता है दोस्तों, पहला क्या है, करेंसी विथ पब्लिक। पब्लिक के पास जो पैसा होता है, करेंसी इन पब्लिक।
करेंसी विथ पब्लिक, यानी पब्लिक के पास जो पैसा है उसे लिया गया है M0 में। 2 नंबर में क्या है, 2 नंबर में लिया गया है दोस्तों डिमांड डिपॉजिट। जो 2 नंबर में क्या होता है, डिमांड डिपॉजिट, जो बैंक में हमारा होता है डिमांड, सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट, डिमांड डिपॉजिट इन बैंक। ठीक है। तीसरा होता है दोस्तों अदर डिपॉजिट इन आरबीआई। आरबीआई में जो अदर डिपॉजिट होता है उसे हम इसमें रखते हैं, अदर डिपॉजिट इन आरबीआई। ठीक है। M0 में हम यही रखेंगे, M0 में यही 3 शामिल किया जाता है दोस्तों। क्वेश्चन में यही आएगा, इनमें से किसे M0 में शामिल नहीं किया गया है, तो आप बोलिएगा ये 3 ऑप्शन रहेगा, इसके अलावा भी कोई ऑप्शन रहेगा, इन तीनों में से कोई रहेगा तो वो शामिल है, सही होगा, और जो नहीं रहेगा उसे हम शामिल नहीं कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है। M0 के बाद दोस्तों अब हम बात करते हैं M1। M1 में क्या आएगा, तो दोस्तों M1 में भी 3 चीज हम रखेंगे, 7 में से 3 रखेंगे M1 में भी। M0 में क्या था, करेंट करेंसी विथ पब्लिक, बैंक डिपॉजिट इन आरबीआई, बैंक डिपॉजिट इन आरबीआई। उसमें यहाँ पे करेक्शन करना पड़ेगा, यहाँ पे डिमांड डिपॉजिट इन बैंक नहीं है दोस्तों, यहाँ पे है बैंक डिपॉजिट इन आरबीआई। बैंक का जो पैसा होता है आरबीआई में उसे रखते हैं आरबीआई। ठीक है दोस्तों। M0 में क्या रखते हैं हम, मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं दोस्तों M1 का। M1 में क्या रखेंगे, करेंसी जो पब्लिक के पास होता है उसे रखेंगे, पब्लिक के पास जो करेंसी है, जनता के पास पैसा है उसे रखेंगे। दूसरा दूसरा रखेंगे डिमांड डिपॉजिट, जो बैंक में होता है उसे रखेंगे, डिमांड डिपॉजिट, जिसे हम डीडी भी बोलते हैं दोस्तों, इन बैंक। और तीसरा वही रहेगा दोस्तों, अदर डिपॉजिट इन आरबीआई, अदर डिपॉजिट इन आरबीआई। ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों हम M2 का। M2 में क्या रखेंगे, तो दोस्तों M2 में M1 को रखेंगे प्लस, M2 में क्या रखेंगे, M1 को रखेंगे प्लस सेविंग डिपॉजिट जो होता है पोस्ट ऑफिस में, यानी सेविंग को क्या बोल सकते हैं, डिमांड बोल सकते हैं, डिमांड डिपॉजिट इन पोस्ट ऑफिस, इन पोस्ट ऑफिस। ठीक है। M2 हो गया हमारा। M3 में क्या रखेंगे, M3 में M1 को रखेंगे प्लस, M1 को रखेंगे प्लस टाइम डिपॉजिट जो होता है बैंक में उसे रखेंगे। ठीक है। बैंक में जो टाइम डिपॉजिट होता है उसे रखेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों लास्ट M4। M4 में दोस्तों M3 को रखते हैं प्लस टोटल डिपॉजिट जो होता है पोस्ट ऑफिस में, टोटल डिपॉजिट इन पोस्ट ऑफिस। टोटल डिपॉजिट पोस्ट ऑफिस में मतलब क्या हो गया, टाइम डिपॉजिट प्लस डिमांड डिपॉजिट दोनों। ये हो गया दोस्तों M4। तो चलिए अभी हम इससे रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स थे वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, M1 में M0 में हमने क्या रखा, करेंसी विथ पब्लिक, बैंक डिपॉजिट इन आरबीआई प्लस अदर डिपॉजिट इन आरबीआई। ठीक है। M1 में क्या रखा, करेंसी विथ पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट इन बैंक प्लस अदर डिपॉजिट इन आरबीआई। M2 में क्या रखा, M1 प्लस सेविंग डिपॉजिट इन पोस्ट ऑफिस, M3 में M1 प्लस टाइम डिपॉजिट इन बैंक, M4 में M3 प्लस टोटल डिपॉजिट इन पोस्ट ऑफिस। ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों M0 को दोस्तों हम रिजर्व मनी, M0 को क्या बोलते हैं, रिजर्व मनी। ठीक है। M0 को दोस्तों एक और नाम से जाना जाता है रिजर्व मनी। ठीक है, रिजर्व मनी के नाम से जाना जाता है M0 को। M1 को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, M0 को क्या बोलते हैं, रिजर्व मनी। M1 को बोलते हैं दोस्तों नैरो, नैरो मनी। ठीक है। नैरो मतलब होता है संकुचित मुद्रा, क्या बोलते हैं दोस्तों, संकुचित
मुद्रा, ठीक है। और एम थ्री को क्या बोलते हैं दोस्तों? एम थ्री को क्या बोलते हैं? एम थ्री को क्या बोलते हैं? एम थ्री को बोलते हैं ब्रॉड मनी। ब्रॉड मतलब होता है दोस्तों विस्तृत। ब्रॉड मनी क्या होता है? विस्तृत, लोकप्रिय। तो सबसे लोकप्रिय कौन है दोस्तों? एम थ्री है, ठीक है। एम जीरो को रिजर्व मनी, आपसे पूछेगा क्वेश्चन, रिजर्व मनी किसे कहा जाता है, नैरो मनी किसे कहा जाता है, ब्रॉड मनी किसे कहा जाता है, ठीक है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे भी लिखा है, देखिए एम जीरो को रिजर्व मनी हम कहते हैं। इसका मोनेटरी बेस क्या होता है, यानी रिजर्व रिजर्व पैसा जो होता है वही होता है। एम1 हो गया नैरो मनी, संकुचित मुद्रा। एम3 हो गया ब्रॉड मनी, विस्तृत मुद्रा। वैल्यू, वैल्यू बोले तो सबसे ज्यादा कीमत सबसे ज्यादा किसका होगा? एम वन का होगा। एम1 का सबसे कम होगा, फिर एम टू का होगा, फिर एम3 का होगा, फिर एम4 का होगा। यानी एम4 का वैल्यू सबसे ज्यादा हो गया, यानी कीमत। वैल्यू का मतलब क्या हो गया दोस्तों? कीमत। वैल्यू का मतलब क्या हो गया? कीमत। तो वैल्यू सबसे ज्यादा किसका होगा? एम1 का होगा। फिर सबसे ज्यादा किसका होगा दोस्तों? एम4 का। यानी एम1 का एम2 से कम होगा, एम2 का एम3 से, और एम3 का एम4 से। यानी सबसे ज्यादा वैल्यू किसका होगा? एम4 का होगा, ठीक है। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों लिक्विडिटी, तरलता। तरलता क्या है? लिक्विडिटी, लिक्विडिटी को हिंदी में क्या बोलते हैं दोस्तों? तरलता। तरलता का मतलब होता है वो धन, वह पैसा जिसको हम आसानी से यूज कर सकते हैं, जिसको हम क्या कर सकते हैं? आसानी से यूज कर सकते हैं। तो सबसे ज्यादा कौन सा धन है जिसको हम आसानी से यूज कर सकते हैं? तो दोस्तों कैश, जो कैश पैसा हमारे पास है उसकी तरलता जो है सबसे ज्यादा होती है। कैश पैसा जो है उसकी तरलता क्या होती है? सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। कैश का तरलता क्या होगा? सबसे ज्यादा होगा। कैश के बाद जो बैंक में डिपॉजिट होता है पैसा, बैंक डिपॉजिट। उसके बाद बैंक में जो एफडी होता है वो होता है। उसके बाद दोस्तों गोल्ड हो गया। गोल्ड के बाद हो गया दोस्तों प्रॉपर्टी, जो हमारे पास घर मकान है ये, ठीक है। ठीक है, तो दोस्तों सबसे ज्यादा तरलता किसका होता है? कैश का होता है। कैश का तरलता ज्यादा होता है दोस्तों। एक व्यक्ति के पास मान लीजिए 10 लाख का मकान है, और एक व्यक्ति के पास 50,000 कैश है, तो किसकी तरलता ज्यादा होगी? 50,000 कैश जिसके पास है उसकी तरलता ज्यादा होगी। लेकिन वैल्यू किसका ज्यादा होगा? 10 लाख का मकान जो है जिसके पास, उसकी वैल्यू क्या होगी? ज्यादा होगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं दोस्तों लिक्विडिटी। मैंने बता दिया M1 का सबसे ज्यादा होगा, फिर M2 का होगा, फिर M3 का, फिर M4 का, ठीक है। लिक्विडिटी किसका ज्यादा होगा? कैश, फिर बैंक डिपॉजिट, फिर गोल्ड या प्रॉपर्टी, ठीक है। डिमांड डिपॉजिट, फिर टाइम डिपॉजिट, ठीक है। दोस्तों अब हम आपसे क्वेश्चन इससे रिलेटेड जितना है पूछ रहे हैं। बैंक डिपॉजिट इन आरबीआई, आरबीआई में जमा पैसा, आरबीआई में जो पैसा जमा है उसे किस में हम रखते हैं? M1 में रखते हैं, M2 में रखते हैं, M3 में रखते हैं, कि M0 में रखते हैं? तो दोस्तों बैंक डिपॉजिट जो होता है आरबीआई में वो केवल और केवल M0 में होता है। किस में होता है? M0 में होता है, ठीक है। टाइम डिपॉजिट इन बैंक, बैंक में सावधि जमा जो होता है वो M3 और M4 दोनों में होता है। M3 में भी होता है, M4 में भी होता है। टाइम डिपॉजिट इन पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस में जो टाइम डिपॉजिट होता है वो केवल M4 में होता है। M4 में याद कीजिए मैंने क्या बताया था, M3 प्लस टोटल डिपॉजिट इन पोस्ट ऑफिस। डिमांड डिपॉजिट बैंक में किस में होता है? M1 में भी होता है, M2 में भी होता है, M3 में भी है, M4 चारों में शामिल किया गया है। अदर डिपॉजिट जो है आरबीआई में वो M0, M1, M2, M3, M4, यानी अदर डिपॉजिट इन आरबीआई यही एक पैसा है जो पांचों के पांचों मेजरमेंट में है। M0 में भी है, M1 में भी है, M2 में भी है, M3 में भी है, M4 में भी है। दोस्तों मैं एक बार आपको दिखा भी देता हूँ, ये देखिए क्या पूछ रहा था, क्वेश्चन क्या था? अदर डिपॉजिट इन आरबीआई। तो ये देखिए दोस्तों,
अदर डिपॉजिट इन आरबीआई इसमें है, अदर डिपॉजिट इन आरबीआई इसमें भी है। M1 आ गया तो M1 आ गया तो अदर डिपॉजिट आ गया, इसमें भी M1 आ गया अदर डिपॉजिट। M3 है, M3 में M1 ऑलरेडी शामिल है, अदर डिपॉजिट हो गया। M4, M4 है तो इसमें M3 आ गया यानी अदर डिपॉजिट इसमें, यानी चारों में अदर डिपॉजिट इन आरबीआई पांचों के पांचों मेजरमेंट में शामिल है। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों इससे रिलेटेड हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग forms of money supply is considered the most widely used क्या बोला जाएगा, मोस्ट वाइडली यूज इन इंडियन मॉनेटरी सिस्टम, भारतीय मौद्रिक प्रणाली में मुद्रा आपूर्ति के निम्नलिखित में से किस रूप को सबसे व्यापक रूप से, तो सबसे व्यापक रूप से किसको किया जाता है दोस्तों, M3 को सबसे व्यापक रूप से ब्रॉड मनी बोला जाता है। M3 को ब्रॉड मनी यानी सबसे लोकप्रिय है। M1 की बात करें तो M1 को क्या बोले थे, नैरो। M1 को क्या बोला था, नैरो। M0 को बोला था रिजर्व मनी, M0 को क्या बोला था, रिजर्व मनी। बाकी दो का नाम नहीं होता है, M2 और M4 का कोई नाम नहीं होता है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, C फॉर चंडीगढ़। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में M1, M2, M3 और M4 में प्रयुक्त मुद्रा आपूर्ति की चार अवधारणाओं में से डाकघर बचत यानी डिमांड डिपॉजिट इन पोस्ट ऑफिस, द पोस्ट ऑफिस सेविंग्स आर इंक्लूडेड इन। तो दोस्तों पोस्ट ऑफिस सेविंग किस में होता है, M4 में होता है, आपको पता है। तो पहले हम देखेंगे M4 किस में है, ये M4 है, इसमें है। ठीक है, अब M3 में होता है कि नहीं दोस्तों, ये देखना है। M3 में, तो दोस्तों M3 में क्या था, M3 में था M1 प्लस टाइम डिपॉजिट इन बैंक, यानी पोस्ट ऑफिस का कोई जिक्र नहीं है। ठीक है, M3 में नहीं होता, यानी दोस्तों केवल और केवल हमारा क्या होगा, C आंसर होगा M4 में। ठीक है, M2 में देख लेते हैं दोस्तों, M2 में क्या क्या था, M1 था और सेविंग डिपॉजिट इन पोस्ट ऑफिस। तो दोस्तों M2 भी हमारा आंसर हो जाएगा, यानी आंसर क्या हो जाएगा, M2 एंड M4 हमारा राइट आंसर होगा। मुद्रा माप की आपूर्ति में किन चीजों को शामिल नहीं किया गया था, मुद्रा माप की जो आपूर्ति है, 7 आपूर्ति हमने आपको बताया था। पहला क्या था, अंतर बैंक जमा। ठीक है, निम्न आधार पर वित्तीय संस्थानों के पास मांग जमा। दोस्तों ये कहाँ शामिल किया गया है, इसका कोई जिक्र किया था क्या मैं। करेंसी एंड कॉइन्स आर अवेलेबल इन द जनरल पॉपुलेशन, ये तो बताए थे, जनता के पास जो पैसा रहता है वो लाएंगे। उपरोक्त के अलावा भारतीय रिजर्व बैंक के पास जो जमा है वो भी लेते हैं। तो दोस्तों हमारा आंसर क्या होगा, ये 15। निम्नलिखित में से किसे सबसे अधिक तरल संपत्ति माना जाता है, सबसे अधिक तरल संपत्ति यानी सबसे ज्यादा लिक्विडिटी सबसे ज्यादा किसका है दोस्तों, क्या बताया था मैं, जिसे हम आसानी से यूज कर सके यानी कैश का। तो सबसे ज्यादा लिक्विडिटी यहाँ पे दोस्तों धन मनी जो है इसका सबसे ज्यादा लिक्विडिटी होगा। ठीक है, मनी होगा, मनी के बाद क्या होगा दोस्तों, ट्रेजरी बॉन्ड्स, उसके बाद सोना, उसके बाद भूमि। ठीक है। अब हम बात करते हैं दोस्तों 16 नंबर में क्या दिया है, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सत्य है। M3 सबसे तरल मुद्रा आपूर्ति है, M3 जो है सबसे तरल मुद्रा आपूर्ति है। ठीक है, सही है। M2 सबसे अधिक तरल मुद्रा आपूर्ति उपाय है, M1 सबसे अधिक। दोस्तों M3 जो है क्या है, सबसे अधिक, मैं पहले ही बता चुका हूँ, M3 सबसे प्रचलित है, सबसे पॉपुलर है और सबसे वैल्यूएबल है। तो M3 का क्या होगा, हमारा राइट आंसर होगा। तो दोस्तों चलिए मनी सप्लाई से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस थे, जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे, मैंने आपको बता दिए। दोस्तों अब नेक्स्ट टॉपिक में मैं आपको इन्फ्लेशन के बारे में, महंगाई या मुद्रा स्थिति के बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। जय हिंद।